आज है 10 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है GRAP, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इसको बनाया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने, EPCA। EPCA ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, ना ही वो स्टैट्यूटरी थी, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी और उसने मतलब EPCA और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर 2017 में GRAP लॉन्च किया था। जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है ये ठंडियों का टाइम, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए ये प्लान बनाया गया था। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई संस्था बनाई, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। ये इसने बाद में उसको ओवरटेक किया EPCA को और उसके बाद से मतलब 2021 से ही वो इस GRAP प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। फिर है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है वो एक ही एंटिटी पर होता है, मतलब जिसके लिए लगा है और जो दे रहा है वो एक ही व्यक्ति होगा और वही एक ही एंटिटी होगा, ठीक है। और ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल्स पर लगता है। इंडिया में कई तरह के डायरेक्ट टैक्स है, जैसे हम जानते हैं इनकम टैक्स, जो लोगों की इनकम पर लगता है, वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स लगाए हैं। टैक्स स्लैब्स का मतलब होता है वो ब्रैकेट कि आप 0 से 5 लाख कमा रहे हैं तो आपको नहीं टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो कुछ 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसको ही टैक्स स्लैब कहते हैं। और उसके बाद है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स वो होता है जो प्रॉपर्टी ओन की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। उसका एक एनुअल असेसमेंट होता है, अगर वो 30 लाख के ऊपर है तो 1% टैक्स पड़ता है, ठीक है। फिर कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। ये कॉरपोरेट एंटिटीज़ पर पड़ता है जो उनकी नेट इनकम या प्रॉफिट होती है, ठीक है। ये भी स्लैब रेट सिस्टम पर बेस होता है। इसमें भी अलग अलग इनकम कैटेगरीज होती हैं, उसके हिसाब से इनका टैक्स पड़ता है। और कैपिटल गेन टैक्स, जब कोई इंडिविजुअल अपना कोई भी कैपिटल एसेट होता है उसको जब बेचता है, ठीक है, तो उस पर टैक्स पड़ता है। और इसमें भी दो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म में जो 36 महीने से कम में जो भी वो गेन होता है उनको, ठीक है, उस पर जो गेन हुआ एसेट पर, उस पर ये टैक्स पड़ेगा। इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जैसे घर हुआ, ज़मीन हुई, ठीक है, वो 24 महीने का उसमें काउंट होता है, 24 महीने में जो भी उनको गेन हुआ है। और लॉन्ग टर्म में जो 36 महीने से ज़्यादा का होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये भी कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ होती हैं उन पर पड़ता है, पर ये थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? एक्चुअली कई सारे कंसेशन दिए जाते हैं जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो उसका फ़ायदा उठाकर, ये कह सकते हैं मिसयूज़ करके, वो अपना ज़ीरो टैक्स पेइंग कंपनीज बन जाती हैं, ठीक है, कि हमने ये ऐसा ऐसा किया और हमारा जो है इसमें कोई टैक्स नहीं बनता तो हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो अलग, उसके अलावा अगर आप ज़ीरो पेइंग टैक्स है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो एक फ़िक्स अमाउंट गवर्नमेंट ने कर दिया, एक फ़िक्स परसेंट, कि आपको इतना टैक्स मिनिमम जो है ये तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी डिडक्शन या एग्जम्पशंस लगा लें, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो है कि जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, सिक्योरिटीज़ मतलब जो एक स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ होती हैं वो वाली, ठीक है, उसको बेचने पर जो भी पैसा मिलता है, ठीक है, उस पर जो टैक्स पड़ता है। फिर UN पीस कीपिंग, ठीक है। UN चार्टर जो है वो UNSC को ये आदेश देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी, ठीक है। उसी को फिलफिल करने के लिए ये UN पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई है। ये 3 प्रिंसिपल पर काम करती है: कंसेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शियलिटी और नो यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ द मैंडेट, ठीक है। कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ का मतलब हुआ कि जब भी ये कहीं भेजी जाती है तो वहाँ वो दोनों की सहमति से भेजी जाती है, ठीक है, यूनिलैटरली नहीं जाते हैं नॉर्मली। और इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि जब ये कहीं इंटरवीन करते हैं, तो जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट है वो 2 या 3 पार्टीज़ के बीच में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो किसी का मतलब किसी के साइड नहीं लेते हैं ये, ठीक है। इनका काम पीस मेंटेन करने का होता है और वो वही करते हैं। और ये फोर्स का इस्तेमाल तभी करेंगे जब इनको लगेगा कि ये खतरे में है, मतलब सेल्फ डिफेंस में, या उनको अगर ऐसा वहाँ शांति को बचाए रखने के लिए करना पड़ता है। जैसे कई बार देखा गया है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब इनको डिप्लॉय किया जाता है तो वहाँ टेररिस्ट अटैक होता है, तो वहाँ पे ये फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। और इनके जो मैंडेट हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि जब कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर हो तो उसको रोकने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। कहीं पे सीज़ फायर है तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। फिर UN पीस कीपिंग जो है वो
कहीं अगर पीस एग्रीमेंट हुआ है किन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, तो उसको कम्प्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है। या कहीं ऐसी इलेक्शन हुआ हो जहाँ पहले वायलेंस हो चुका हो, हमने कीनिया में देखा है, ठीक है, जिम्बाब्वे वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है कि जब कोई इलेक्शन हो तो उसका स्टेबल मतलब ट्रांजिशन स्मूथ हो, ठीक है। उसके बाद मानेसर एंटी टेरर 2002 एक्सरसाइज, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंडर में ये एक्सरसाइज होगी, अभी अक्टूबर या नवंबर में होनी है, ठीक है। और रैट्स के बारे में देखा जाए तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसका परमानेंट ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये जो रैट्स है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये उन मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको सहायता देता है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाता है जब वो किसी मतलब टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म या सेपरेटिज्म जैसी चीज़ों में के साथ डील करते हैं, ठीक है। और इस समय इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है और इसलिए इंडिया एक एक्सरसाइज यहाँ अभी कराएगा। और इसके अलावा जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होती है, इनकी सालाना एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वो भी काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज है जो कि एससी और रैट के अंदर के उसमें ही होती है, फ्रेमवर्क में। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में बनी थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के तहत, ठीक है। हम जानते हैं कि और भी काउंसिल्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 5 काउंसिल्स बनी थी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी थी 1956 में, ठीक है। उसमें ये नहीं था, ये बाद में बना है। और इसका जो फंक्शन है वो रीजनल प्लानिंग की तरह है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्लानिंग वहाँ और इम्प्लीमेंट करना, सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज के जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें वहाँ के सारे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट हैं और वो सारे होते हैं और प्रेसिडेंट जो है 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। पहले इसमें जो प्रोविजन था उसके हिसाब से होम मिनिस्टर जो हैं वो इसके यूनियन होम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते थे या चेयरमैन होते थे और वाइस चेयरमैन कोई भी एक चीफ मिनिस्टर रोटेशन बेसिस पे होते थे। पर 2018 में इसको अमेंड कर दिया गया और होम मिनिस्टर को इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया और जो मिनिस्टर फॉर डोनर यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है वो वाइस चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका चौथा इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। अगर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। मेन उद्देश्य है जो प्लान अर्बनाइजेशन है उसको बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये 2016 में लॉन्च की गई थी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें जो अप्रेंटिस हैं उनको इस स्टाइपेंड भी मिलनी थी, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, इसको ऑर्गेनाइज कराती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हर महीने ये ऑर्गेनाइज करा जाता है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको हर महीने स्टाइपेंड दी जाती है, ठीक है। और मतलब उनके जो स्किल होगा उसी के हिसाब से उनको स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें एलिजिबल होने के लिए 5 से 12 तक का पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर उनके पास कोई स्किल ट्रेनिंग हो या ITI डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट की डिग्री हो, ठीक है, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनको जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट है इंडो पैसिफिक रीजन को लेके, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ 12 देशों का इन्होंने असेसमेंट किया है कि उनका आर्म्स को लेके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या स्पेंडिंग है वो कैसी है। तो इसमें इंडिया जो है देखा जाए तो एक्सपोर्टर में 4th रैंक पे था, इंपोर्टर में पहले नंबर पर है और स्पेंडिंग रैंक में सेकंड पर है, ठीक है। और चाइना जो है एक्सपोर्टर में पहले पर है और स्पेंडिंग में भी पहले पर है, इंपोर्टर में वो 3rd नंबर पर है इस रीजन में, ठीक है। ये सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई है इसमें। ओवरऑल में देखा जाएगा तो चाइना इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शायद दोनों में ही 5वें पर है, पर उसकी अभी लिस्ट नहीं आई है, वो बाद में आएगी, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।